अच्छा, जो हमारा जो चैप्टर है ना वो है डीएनए रिप्लिकेशन इन रिपेयर। कल हमने पढ़ा था ना वो पहले वाले चैप्टर में कि रिप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। तो जब हम डीएनए से डीएनए बना लेते हैं ना तो इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है और ये हम आज करेंगे। तो इससे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि जो बेसिकली ये जो डीएनए रिप्लिकेशंस है ये प्रोक्रियाटिक्स में और यूक्रियाटिक्स में किस तरह होती है। तो अगर प्रोक्रियाट की मैं बात करूं तो इसमें जो प्रोक्रियाट्स हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया है, ठीक है ना। और यूक्रियाटिक में जो हमारे जो एनिमल्स है बड़े, तो यूक्रियाटिक यानी प्रोक्रियाटिक मतलब होता है ना कि जब आपके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो। यूक्रियाटिक का मतलब होता है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। ठीक है ना, यू का मतलब होता है ट्रू, करियाटिक्स मीन न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है फॉल्स और करियाटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये मतलब वो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर डीएनए रिप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल और इसका जो सिंगल ओरिजिन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने आप देख रहे हैं ये वाला, ये ये देखें ना, ये सिंगल है। ठीक है ना, बाकी डीएनए हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन इसका जो ओरिजिन होता है ना वो सिंगल होता है, जबकि यूक्रियाटिक में जो है ना वो हमारे पास मल्टी ओरिजिन होता है। जैसे कि ये देखें आप, ठीक है, तो ये देखिए ना, तो ये हमारे पास एक से फिर ये दो, लेकिन ये सर्कुलर होगा और ये लीनियर होगा। इसका जो ओरिजिन होगा वो सिंगल होगा और इसका जो ओरिजिन होगा वो मल्टी होगा। ठीक है ना, तो ठीक। थोड़ा इसमें वो थे। बाकी जो है ना ये सेल साइकिल हमने पहले भी चैप्टर में हमने किया है। ठीक है ना, कि पहला जो सेल होता है ना वो G0 फेज में होता है जो कि रेस्ट में होता है। फिर वो G1 में चला जाता है, फिर S, फिर G2 और फिर माइटोसिस। ये जो G1 है, S है, G2 है, इसको हम एंटर फेज भी कहते हैं। और फिर माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें हमारे पास जो डीएनए है, अगर उसकी अगर हम बात करें ना तो और आपसे कोई पूछे कि ये जो डीएनए है जिसमें ये सेंट्रोमियर होगा ना, और अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हम कहेंगे कि ये 1 है। अगर इसमें भी सेंट्रोमियर है ना तो इसको हम कहेंगे कि ये एक डीएनए। अगर हम बात करें ना ये क्रोमोसोम की, और इसमें जो है ना एक ही सेंट्रोमियर है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक है। यानी इसको हम एज अ काउंट कर देते हैं जिसमें सेंट्रोमियर होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल ये दो है ना लेकिन इसके सेंटर में सेंट्रोमियर है तो हम कहेंगे कि यार ये 1 है। ये थोड़ा सा बस इसको वो था, ज्यादा जरूरत नहीं है ये। बाकी जो है ना अगर हम ये क्रोमोसोम की ये हम देखें ना तो आप इसके एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। सेंट्रली जो है ना हमारे पास सेंट्रोमियर होता है। ये जो शॉर्ट आर्म है ना इसको हम पी कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म है ना इसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है ना, फिर ये इसके जो है ना लॉन्ग आर्म की अगर हम बात करें तो ये है 1 2 3 4। ये जो है ना हमने एक स्पेसिफिक वो दिए हैं, लोकेशंस हैं ना, बस काउंट के लिए हमने रखा है 1 2 3 4। और जो शॉर्ट आर्म है वो देखे ना तो 1 2 3 है। ठीक है ना, अब अब हम सही वाले उसकी तरफ आ जाते हैं। जो हमारे पास है ना कि हमारे पास जो डीएनए से हम रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं ना, डीएनए से अगर हम डीएनए बनाएंगे तो उसको हम रिप्लिकेशन कहेंगे, और अगर डीएनए से हम आरएनए बना लेते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है ना, और आरएनए से जब हम प्रोटीन बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक हो गया, ये पहले हमने चैप्टर में हमने किया है। अब हम क्या कर देते हैं कि अगर हम डीएनए से डीएनए बना लेते हैं, ये डीएनए से हम फोटोकॉपी बना देते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या, रिप्लिकेशन। एप्लीकेशन। और डीएनए से अगर हम आरएनए बना देते हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, हमेशा के लिए ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब भी आपके पास जो टेम्पलेट होगा, ये टेम्पलेट है, अगर आप देखें ना ये है, ये देखें ना, ये जो है ना ये हमारे पास टेम्पलेट है। इससे हमने फोटोकॉपी निकालनी है। ठीक है ना, अब जो फोटोकॉपी निकालते हैं किस तरह निकालते हैं आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, तो देखें,
ये हमारे पास डीएनए का जो है ना टेम्पलेट, ये भी डीएनए का जो है ना हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है ना। इससे हम फोटोकॉपी बनाएंगे, इससे हम फोटोकॉपी बनाएंगे, ठीक है ना। यानी इस डीएनए से हम डीएनए बनाएंगे और इस डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे। तो इस साइड पे हम ये बात करेंगे कि डीएनए से डीएनए किस तरह बनता है, और इस साइड पे हम ये बात करेंगे कि डीएनए से हम आरएनए किस तरह बना लेते हैं। ठीक हो गया। हमेशा के लिए याद रखिए कि जब भी आपके पास जो टेम्पलेट होगा वो 3' टू 5' होगा। जहन में रखो, ये लॉक कर ले हमेशा के लिए। जब भी आपके पास टेम्पलेट होगा, आपने आपको जो टेम्पलेट दिया होगा वो 3' टू 5' होगा। लेकिन जब भी हम इससे फोटोकॉपी बना देते हैं, वो हम 5' टू 3' जो टेम्पलेट होगा वो 3' टू 5' होगा। लेकिन जब हम इससे कॉपी बनाएंगे वो 5' टू 3' होगा। ये जहन में रखें हमेशा के लिए, ठीक है ना। अब जो हम डीएनए बना देते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा ना वो आएगा और इससे जो फोटोकॉपी निकालेगा और जो काम स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए का होगा ना उसको हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब डीएनए से जब हम ये देखें ना, तो यहाँ पे एक हमारे पास ना एक छोटा सा टुकड़ा है, ये इसको हम प्राइमर कहते हैं, आरएनए प्राइमर। अब इसका होना जरूरी है अगर हम डीएनए से डीएनए बना लेते हैं, और अगर हम आरएनए से डीएनए से आरएनए बना लेते हैं तो ये जो जो प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर, इसकी जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हम जब हम डीएनए से डीएनए बना देते हैं तो पहले इसका एक टुकड़ा होना जरूरी है, एक पीस का होना जरूरी है, फिर जाके डीएनए पॉलीमरेज आके फोटोकॉपी निकालेगा। जबकि आरएनए में ये सीन नहीं होगा। ये डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज ये है कि हमेशा के लिए जब भी हम डीएनए से डीएनए बना देते हैं और जो डीएनए का टेम्पलेट होगा वो 3' टू 5' होगा, इसी तरह से आरएनए में भी वही डीएनए का टेम्पलेट 3' टू 5' होगा। इस सिमिलैरिटीज है दोनों में, ठीक है ना। और जो जो चीज बनेगा, जो फोटोकॉपी हम निकालेंगे वो 5' टू 3' होगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही 5' टू 3' होगा। ये सिमिलैरिटीज है। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर होगा, हमारे पास एक एक पीस हम रखेंगे, फिर जाके डीएनए पॉलीमरेज आके इससे फोटोकॉपी निकालेगा। जबकि यहाँ पे आरएनए का ये जो प्राइमर होता है ना, ये जो पीस होता है, ये जो टुकड़ा होता है, वो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, आरएनए निकाल लेता है। आरएनए पॉलीमरेज आके वो फोटोकॉपी निकालेगा। ठीक हो गया। ये डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज हमने आगे भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है वो हम करेंगे, डिफरेंसेस भी है वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है ना कि एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, थायमीन है, ठीक है ना। डीएनए में जो होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। जबकि आरएनए में भी हमारे पास एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन, लेकिन थायमीन की जगह पे यूरासिल है। ये ऑलरेडी हमने वैसे पढ़ा हुआ है 11th 12th स्टैंडर्ड में कि आरएनए में हमारे पास थायमीन नहीं होता, थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है। तो देखें, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये अब हम डीएनए बनाए थे तो डीएनए में थायमीन होगा, लेकिन आरएनए में हमारे पास थायमीन की जगह पे क्या होगा, यूरासिल होगा। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि ए के सामने, एडेनिन के सामने थायमीन आएगा, गवानीन के सामने साइटोसिन आएगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। पहले चैप्टर में हमने इसको कवर किया है। वही चीजें एडेनिन है, गवानीन है, ये जो ऊपर लिखा है ना CATGACT, ये क्या है हमारे पास, ये गवान साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमीन है, गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, गवानीन, ये वही चीजें हैं, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड हमने, और ये हमने उस वाले चैप्टर में भी किया था, पायरामाइडिन, और उस चैप्टर में भी हमने ये सारी चीजें किए थे, ठीक है। अब अब ये देखे ना, थायमीन है ना, तो थायमीन के सामने क्या आएगा, एडेनिन आएगा। एडेनिन है ना, तो इसके सामने क्या आएगा, थायमीन आएगा। ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन आएगा, ठीक है। इसी तरह साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन आएगा, ठीक है।
जबकि आरएनए में आप देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास टी है ना ऊपर, क्योंकि ये डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए। लेकिन जब हम डीएनए से आरएनए बना देते हैं तो आरएनए में हमारे पास थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो देखे ना, टी है, एडेनिन है, फिर ए के सामने, अब यहाँ पे थाइमिन होना चाहिए ना अगर मैं डीएनए की बात करूं, लेकिन यहाँ ये तो आरएनए हम बना रहे हैं तो इसलिए थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, और इसी तरीके से ग्वानिन के साथ यूरासिल। ठीक है ना। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो चीज बनेगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, लेकिन जो टेम्पलेट हमारे पास जो पहले से मौजूद होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ये बहुत अहम है, इनको आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो है ना, अगर अब देखें ना गवानीन के सामने ना, या तो होना चाहिए कि सी आ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि गवानीन के सामने हमेशा के लिए सी होगा, ए के सामने हमेशा के लिए एडेनिन के सामने थाइमीन होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्वानिन के सामने ना थाइमीन आ गया है, तो अब ये जो है ना, जो पेयरिंग है, वो जो यहाँ पे जो पेयरिंग हुई है वो हमारे पास मिस हो गई है। वो इसलिए मिस होगी गवानीन के सामने साइटोसिन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थाइमीन आ गया है, तो अब ये मिस पेयर हो गया है। अब मिस पेयर हो गया है तो हमारे पास डीएनए में हमारे पास ना ये करेक्टरिस्टिक है कि ये हमारे पास ना प्रूफ रीडिंग करता है। फॉर एग्जांपल इसने फोटोकॉपी निकाली थोड़े बहुत, ये देखे ना, ये कॉपी निकाली इसने, आगे देखा कि यहाँ पे तो ग्वानिन के सामने थाइमीन आ गया है, तो फिर ये प्रूफ रीडिंग कर देता है, पीछे जाके प्रूफ रीडिंग कर देता है, जहां पे गलती हो उसको निकाल देता है, जबकि आरएनए में ये सीन नहीं होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई भी गलती आ जाए ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो हम ठीक करते भी नहीं या नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि यार हम आर डीएनए से आरएनए बना देते हैं ना, और फिर आरएनए से हम प्रोटीन बना देते हैं। तो अगर इसमें कोई मसला आ जाए ना तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रोटीन जो है ना वो मेसफोल्ड या जो है ना उसमें खराबी आ जाएगी। लेकिन अगर डीएनए में जो है ना हमारे पास खराबी आ जाए, क्योंकि यही डीएनए जो है ना हमारे पास पेरेंट्स से जो है ना अपस्प्रिंग में जाती है, यानी बच्चों में जाती है, जो जेनेटिक जो वो है करेक्टरिस्टिक है वो इस डीएनए के थ्रू जाते हैं ना, क्योंकि डीएनए माँ बाप से जो है ना बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो अगर इसमें हमारे पास ना कोई भी चेंजेस आ जाए तो ये हमारे पास जाके बच्चों में भी वही मसले हो सकते हैं, जेनेटिक मसले हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अल्लाह ने जो है ना एक सिस्टम रखा हुआ है कि डीएनए में प्रूफ रीडिंग होगी, जबकि आरएनए में प्रूफ रीडिंग नहीं होती। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना तो यहाँ पे हमारे पास ना टाइमीन आ गया है, तो यहाँ पे तो साइटोसिन होना चाहिए, तो प्रूफ रीडिंग कर देते हैं कि जहां पे गलती उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ना वो जो टाइमिंग था ना उसको निकाल लिया, और जो यहाँ टी होगा ना तो इसकी जगह पे हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसको कहते हैं हाई फिडियलिटी, और आरएनए में लो फिडियलिटी, यानी जब भी आपके पास कोई भी मसला आ जाए ना यहाँ पे, यानी अगर जिस तरह यहाँ पे ये मसला था, जी के सामने टी आया था, तो ये जो प्रूफ रीडिंग है, ये प्रूफ रीडिंग डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, और इसी चीज को हम हाई फिडियलिटी कहते हैं। हाई फिडियलिटी, बेसिकली फिडियलिटी का मतलब होता है ना वफादारी, तो बेसिकली यहाँ पे डीएनए में हाई फिडियलिटी होगा, जबकि आरएनए में लो फिडियलिटी होगा। ठीक हो गया। तो ये एक जनरल का वो था, थोड़ा सा आगे हम और भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखें, ये हम इसका ये जो ऊपर वाली जो यहाँ पे जो हमने बातें की है ना वो इस टेबल में, ठीक है ना, कि हमारे हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है, जब हम ये राइबोस शुगर और ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर होगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस शुगर प्लस फास्फेट होगा, इसको हम न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोसाइड हम बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजीनियस बेस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारी चीजें हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स है। तो अगर हम इसकी सिंथेसिस कर देते हैं ये इनकी, तो हम हमेशा के लिए हम क्या कर देते हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज कर देते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ना। तो देखें
न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों डीएनए में भी और आरएनए में भी। ये ऑलरेडी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। ये एक किस्म की जो है ना एक एक समरी है, ठीक है ना। अब जो टेम्पलेट है ना रिक्वायर्ड, जो हमने टेम्पलेट चाहिए डीएनए के लिए, ये जो टेम्पलेट है ये दोनों के लिए चाहिए ना, तो डीएनए के लिए भी है और आरएनए के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला जो होगा, जो टेम्पलेट होगा, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ये एक किस्म की समरी है, ठीक है ना। अब जो सबस्ट्रेट्स चाहिए ना, अगर फॉर एग्जांपल डीएनए की मैं अगर बात करूं, तो डीएनए का मतलब क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इस तो डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। और जबकि आरएनए में तो डीऑक्सी तो नहीं होता है ना, वो तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक हो गया। अब ये जो प्राइमर और जरूरी है ना, जिस तरह हमने पहले ऊपर बात की, जो प्राइमर होगा ना वो डीएनए के लिए जरूरी है। फिर यहाँ पे प्राइमर लगाएगा, एक पीस लगाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इससे आगे फोटोकॉपी निकालेगा। जबकि आरएनए में ये प्राइमर की जरूरत नहीं है, वो आरएनए पॉलीमरेज आके डायरेक्ट जो है ना वो कॉपी निकाल लेता है। तो देखें, जो प्राइमर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ये डीएनए के लिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए होगा, जहां पे इस इधर हमने बात की। जबकि आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो इसके लिए नन, कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। जो प्रूफ रीडिंग है, आगे हमने पीछे हमने बात की, जो प्रूफ रीडिंग है वो डीएनए में इधर होगा जबकि आरएनए में नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है ना वो प्रूफ रीडिंग करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग नहीं करता है। और ये जो प्रूफ रीडिंग होगा ना, ये प्रूफ रीडिंग ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, क्योंकि ये इधर से वापस जाके प्रूफ रीडिंग कर देता है। तो देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो का मतलब होता है ना, ये इस एंजाइम के थ्रू बाहर जो जो गलत चीज लगा हुआ होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कर देता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए इसका एंजाइम का नाम भी इन लोगों ने यही रखा है, एक्सो न्यूक्लियस। ठीक हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, पहले हम इसकी बात कर देते हैं, ठीक है ना। इसको समझ आ जाएगी ना, तो इस टेबल की भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये भी एक किस्म की ना वो है, समरी है, ठीक हो गया। देखें, हमारे पास ना ये वही डीएनए है, ठीक है ना, डबल हेलिक्स होता है। और इसके दरमियान जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड का नाम हमने पहले पहले चैप्टर में किया है कि इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसको हम तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम हेलिकेज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन भी H से है, हेलिकेज भी H से है, तो हेलिकेज आके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ लेता है। जब इसको तोड़ लेता है ना, तो जो डीएनए है उसको हम खोल देते हैं। देखें, तो हमने इसको खोल लिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये ऊपर हमने खोल लिया है ना, अब देखें, तो ये जो है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जैसे पीछे हमने बात किया। जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, यही हमने कर किया है ना। सॉरी, जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। लेकिन जब हम न्यू सिंथेसाइज करेंगे ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक हो गया। तो ये वही चीज है, देखें, ठीक हो गया। ये देखें, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट है, ठीक है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट है। अब इससे हम कॉपी निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो नया चीज होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि पहले तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, जो हेलिकेज आया, जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ा, ठीक है ना। जब इसको तोड़ा, तो अब हमारे पास इसको हमने खोल लिया है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये दोबारा बंद ना हो जाए, क्योंकि हमने तो तोड़ा, हमने तो खोला है, लेकिन ये दोबारा भी बंद हो जाता है। तो इसी वजह से हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास ना एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है ताकि ये दोबारा बंद ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला काम हमने ये किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है ना हमने तोड़ा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज। फिर हमारे पास जो है ना, हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये आ गया, यहाँ पे बाइंड हो गया ताकि दोबारा बंद ना हो। दूसरा काम हमने ये किया है, ठीक है ना।
फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जो प्राइमेज है, ये प्राइमेज सिंथेसाइज करेंगे प्राइमर, जैसे कि पीछे हमने बात की, प्राइमर को हमने सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब फिर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे बात की थी। ये जो प्राइमर हमने सिंथेसाइज किया है ना, विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज, एक एंजाइम आता है ना, उसके थ्रू हम ये प्राइमर को हम सिंथेसाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमेज ने सिंथेसाइज द प्राइमर, प्राइमेज जो था ना वो आके इसने प्राइमर को जो है ना सिंथेसाइज किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना डीएनए पॉलीमरेज आके आगे कॉपी निकाल दी। ये वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसको मजीद डिटेल में, ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास ना थर्ड पे क्या होगा, थर्ड पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास अब डीएनए जो पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो एक एक फैमिली है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी फैमिली, इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, ये एक फैमिली है। तो अब थर्ड की अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा ना, वो क्या होगा, वो डीएनए को जो है ना अब सिंथेसाइज करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे कि ऊपर हमने बात की यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। तो अब सिंथेसाइज करेगा तीसरा, ठीक हो गया। जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज करेगा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास, और ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, ये देखें ना एंटी पैरेलल है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में इनको एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जो और ये भी हमने ऊपर बात की कि जो टेम्पलेट होगा वो डीएनए का होगा, और वो हमारे पास जो है ना वो पीछे जो हमने बात की कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और जो न्यूली सिंथेसाइज होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक होगा। इसके अलावा जो है ना ये जो प्राइमर का होना जरूरी है, ये डीएनए के लिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए जरूरी है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो प्राइमर हो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो प्राइमर प्राइमर किसने बनाया है, प्राइमेज ने बनाया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ये हमारे पास 3, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एक, अगर आप एक को देखें ना, ये वाला ये जो बना है, तो ये डायरेक्ट बना हुआ है, और एक जो है ना इसमें ना टुकड़े टुकड़े बने हुए हैं, देखे ना, एक टुकड़ा ये है, एक पीस ये है, देखे ना। तो ये सारे पीसेस में बने हुए हैं। अब इसको एक को हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड, और एक को हम कहेंगे एक को लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। एक को कहते हैं लीडिंग स्टैंड, ये जो ऊपर वाला होता है ना जो डायरेक्ट बन जाता है, इसको हम कहेंगे लीडिंग स्टैंड, और जो पीसेस में बनता है ना उसको हम कहेंगे लेगिंग स्टैंड, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या होगा, अब एक जो लेगिंग स्टैंड होगा, ये जो टुकड़ों में बनते हुए है ना, ये देखें ये टुकड़ा, इसको हम कहेंगे लेगिंग स्टैंड। अब ये एक लेगिंग स्टैंड, इसमें तकरीबन हमारे पास 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये जो पीसेज है, इसको हम ओकाजा की फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े। और यहाँ पे जो स्पेस होता है ना उसको हम निक बोलते हैं, निक, ठीक है ना, जो स्पेस होता है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास अब ये जो पीसेस है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, इसको हम दोबारा जो है ना उनको लाइगेट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ। पहले तो टुकड़ों में बना, पीसेस में बना, लेकिन उसके बाद जो है ना हम इसको एक साथ कर देते हैं, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हाँ, ठीक हो गया। तो ये फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास, इसको हमने क्या किया कि बोथ टाइप्स ऑफ सेल डीएनए लाइगेज कनेक्ट फ्रेगमेंट 1 एंड 2 बाय मेकिंग अ फास्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड, ठीक हो गया। कि दोनों में डीएनए जो है ना, और ये जो एक दूसरे के साथ हम अटैच कर देते हैं ना, इसका नाम होता है ना डीएनए लाइगेज,
ठीक है ना। तो डीएनए लाइगेज आके ना ये जो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना उसको जो है ना एक साथ एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच कर देते हैं और एक पूरा लाइन बना देते हैं। तो देखिए पहले पीसेस में था, अब वापस एक सीक्वेंस में हमने एक दूसरे के साथ लाइगेट किए। ठीक है ना। तो लाइगेट का मतलब क्या होता है कि एक लाइगेट जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक आर्टरी जो है ना इसको आप लाइगेट करें, बांध दें। ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको भी यहाँ पे जो है ना क्योंकि ये हम डीएनए को एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने डीएनए लाइगेज का नाम दिया। एक दूसरे के साथ ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये जो कजाकी फ्रेगमेंट्स है ना, इसको एक दूसरे के साथ हम बाइंड कर देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, फास्फोडाइस्टरेज बॉन्ड, डीएनए लाइगेज आके इसको बाइंड कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ये था। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो डीएनए लाइगेज है ना, और ये डीएनए लाइगेज का दूसरा नाम क्या है? टोपो आइसोमरेज टू। टोपो आइसोमरेज टू। डीएनए इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का दूसरा नाम जो है ना, आप लोग लिख लो ये, आल्सो इज टोपो आइसोमरेज टू। टोपो आइसोमरेज टू। ठीक है। इसका दूसरा नाम। अब ये जो सीन होगा ना, ये जो लाइगेशन होगा, पहले जो फ्रेगमेंट्स में बनते हुए जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक्स में भी और यूकैरियोटिक्स दोनों में होते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें और अगर इंसानों की अगर हम बात करें तो ये दोनों में होता है। ठीक है। और ये डीएनए लाइगेज उधर भी होता है, बैक्टीरिया में भी और आपके जो है ना इंसानों में भी। ठीक है ना। तो वहां पे भी डीएनए लाइगेज या टोपोइसोमरेज टू, और यहाँ पे भी डीएनए लाइगेज और टोपोइसोमरेज टू। अब जो है ना ये बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि अभी हम जो है ना थोड़े से एंटीबायोटिक्स करेंगे, और वो जो एंटीबायोटिक्स है ना उसका जो मैकेनिज्म है ना वो यही है। ठीक है ना। अब उसकी मैकेनिज्म हम थोड़ा बहुत यहाँ पे करेंगे, बाकी जो है ना हम फार्माकोलॉजी में करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म यही है, यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग इनको समझ लें। ठीक हो गया। अब देखें, क्विनिलोन्स है ना हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, और हमारे पास ना फ्लोरोक्विनिलोन्स है। अगर क्विनिलोन्स के साथ में फ्लोरीन को ऐड कर दूं ना, तो ये हमारे पास फिर फ्लोरोक्विनिलोन्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तो मतलब इसमें स्ट्रक्चर्स में हम जो है ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है ना। फ्लोरीन इसके साथ जो है ना ऐड कर देते हैं, तो फिर क्विनिलोन से फ्लोरोक्विनिलोन बन जाते हैं। अब क्विनिलोन में हमारे पास जितने भी हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, अगर आप देखें ना ल्यूफ्लॉक्सासिन है, इसके अलावा जो है ना सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, जितने भी ये हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्विनिलोन्स हैं। अब ये जो क्विनिलोन्स होते हैं ना, ये जो एंटीबायोटिक्स, ये ज्यादातर हम किस चीज में लेते हैं? जो यूटीआई है, अपर चेस्ट इन्फेक्शन या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अलावा जो है ना हमारे पास यूटीआई में जितने भी मतलब हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं ना, तो उस इन चीजों में हम फिर क्या देते हैं? यही क्विनिलोन्स ले लेते हैं। ल्यूफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। ठीक है। अब हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये फॉर एग्जांपल, तो ये क्या काम कर देते हैं कि ये आके हमारे पास जो बैक्टीरिया का जो डीएनए वो तो इसी तरीके से कॉपी बना देते हैं, जैसे हमने पहले ऊपर बात की ना कि पहले इसी तरीके से 3' to 5' होगा और न्यूली सिंथेसाइज होगा, इसी तरीके से एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो जैसे हमने इसको खोला ना, तो हमारे पास आके ये जो डीएनए लाइगेज है ना, फिर इसको जो है ना जो फ्रेगमेंट्स है उनको जो है ना एक दूसरे के साथ बाइंड कर देते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स है। और आगे जो है ना जो इसको हम डीएनए लाइगेज भी बोलते हैं और टोपोइसोमरेज 2 भी बोलते हैं।
क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो छलांग लगाते हैं ना और एक दूसरे के साथ जो बाइंड कर देते हैं, ये टोपोइसोमरेज 2 का काम है। तो ये बैक्टीरिया में भी एग्जैक्टली ये काम होगा और आपके इंसानों में भी ये काम होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि बैक्टीरिया के खिलाफ जब हम ये ड्रग्स दे देते हैं तो वो जाके डीएनए लाइगेज को बंद कर देते हैं। डीएनए लाइगेज बंद होगा, ये टोपोइसोमरेज 2 बंद होगा। जब ये बंद होगा, फ्रेगमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। ये जो एंजाइम है ना दूसरे जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं ना तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि टोपोइसोमरेज ने तो इस दवाई ने ये जो एंटीबायोटिक है इसने पकड़ लिया है। जब ये नहीं होगा तो ये आगे जो फोटोकॉपी निकलेगी, जो डीएनए से डीएनए हम बना रहे थे, जो रिप्लिकेशन होगी वो होगी नहीं। तो आपने एक रिप्लिकेशन को स्टॉप किया। जब आप रिप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हो तो आगे डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए बच्चे नहीं देगा। जब बच्चे बैक्टीरिया बच्चे नहीं देगा, जब बैक्टीरिया बच्चे नहीं देगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। जब बैक्टीरिया मर जाएगा इसी वजह से आपके पास जो है ना वो इन्फेक्शन और जो इन्फ्लेमेशन होती है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन, वो बेसिकली यही काम कर देते हैं कि डीएनए लाइगेज या टोपोआइसोमरेज 2 जो है ना वो आके इसको इनहिबिट कर देता है। और आगे जो है ना हमारे पास डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, प्रोटीन नहीं बनता। क्योंकि देखे ना हम डीएनए से डीएनए बना देते हैं ना और फिर डीएनए से आरएनए भी बना देते हैं और आरएनए से फिर हम प्रोटीन बना लेते हैं। तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन तो जरूरी है आपके बैक्टीरिया के लिए, खुराक के लिए तो बहुत जरूरी है। तो वो बनेगा नहीं, जब वो बनेगा नहीं तो आगे खुराक नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया बच्चे नहीं देगा, बैक्टीरिया बच्चे नहीं देगा, तो सारा काम जो है ना स्टॉप हो जाएगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेनिलोन है, जितने भी ल्यूफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जितने भी है हमारे पास, ये हमारे पास डीएनए लाइगेज और टोपोइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर देते हैं, इनको प्रिवेंट कर देता है। जब ये बंद होगा हमारे पास ये काम चलेगा नहीं चलेगा, हमारे पास इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना हमारे पास टोपो ये है ये इसकी तो हमने बात की। हाँ, एटिपोसाइड और टीनिपोसाइड, ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं हमारे पास। ये इसकी भी हम बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम इंसानों की अगर हम बात करें, ऊपर हमने बात की ना कि जब भी हम प्रोटीन्स बना देते हैं डीएनए से जो है ना डीएनए बना देते हैं और डीएनए से आरएनए बना देते हैं, देखे ना इसी तरीके से 3' 5' ये सीन यही क्योंकि अगर हम डीएनए से डीएनए नहीं बना सकते हैं ना तो जो कैंसर सेल्स होते हैं ना वो तो कंटिन्यूसली रिप्लिकेट होते हैं, बच्चे देते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे देंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से एक सेल 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16, 32, इसी तरीके एक सेल जो है ना वो 30 में डिवाइड हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली रिप्लिकेट होते हैं, एक सेल से 30 सेल्स बन जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि अब इस डीएनए को हमने रोकना है, कैंसर में हम क्या कर देते हैं कि डीएनए को रोको, डीएनए को आपने रोका, डीएनए आगे जो है ना डीएनए नहीं बनाएगा, रिप्लिकेशन होगी नहीं, रिप्लिकेशन होगी ना, ट्रांसक्रिप्शन होगी और ना प्रोटीन बनेगा। तो ये सीन हमने बंद करना है। तो इसी वजह से हम क्या कर देते हैं कैंसर पेशेंट्स को जो है ना, ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो टिनिपोसाइड है, एटिपोसाइड और टीनिपोसाइड, ये दोनों एंटी कैंसर ड्रग्स है। ये जाके हमारे पास जो टोपोआइसोमरेज 2 है ना, जिस तरह हमने बैक्टीरिया में बात की, वहां पे इसी तरीके से जो डीएनए लाइगेज है जो लाइगेशन करवा देते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। वो इनहिबिट होगा, रिप्लिकेशन होगी नहीं, जब रिप्लिकेशन होगी नहीं तो बच्चे सिल बच्चे नहीं देगा, सिल बच्चे नहीं देगा तो कैंसर हमने रोक दिया है। ठीक है, ज्यादातर जो ये एटिपोसाइड है, टीनिपोसाइड है, ये हम किस चीज में दे देते हैं, ज्यादातर जो ट्रीटमेंट में हमें जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है पैथोलॉजी में हम करेंगे। ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर है, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा है, और वो और भी है एक, तो उसमें हम ये एटिपोसाइड और टीनिपोसाइड्स दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स थे। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना सिर्फ एक लास्ट ये टॉपिक कर देते हैं, बाकी जो है ना हम कल कर लेंगे। टेलोमरेज की अगर हम बात करें ना, ये भी एक एंजाइम है। टेलोमरेज का काम क्या होता है कि टेलोमरेज जो होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर हमने बात की ना ये वाली, कि इसको हम खोल लेते हैं ना, जैसे आप एक चीज को खोल लेते हो ना, इसको मैं
फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज है ना, मैंने इसको खोल लिया, ठीक है ना, तो जैसे मैंने इसको खोल लिया ना, तो आगे जो है ना, एक कल हमने सुपर क्वाइलिंग और नेगेटिव सुपर पॉजिटिव क्वाइलिंग की बात की थी और नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग की बात की थी। तो अगर मैं इसको खोल लिया है ना, ये देखें ना, यहाँ से मैंने इनको, इन दोनों को मैंने खोल लिया है, तो आगे जो क्वाइलिंग होगी वो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होगी, क्योंकि मैंने एक चीज को मैं खोल लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, इसको मैंने बांधा हुआ है इसी तरीके से, तो इधर से मैं खोल देता हूँ ना, तो आगे जो है ना वो टाइट हो जाता है, ठीक है ना, तो क्योंकि पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होती है। ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से जो टेलोमरेज है ना, बेसिकली टेलोमरेज की मैं बात कर देता हूँ कि सॉरी, हाँ, टेलोमरेज, अब हम टेलोमरेज की अगर हम बात करें, टेलोमरेज में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डीएनए बना, तो हमारे पास हर एक सेल में जो है ना डीएनए बन जाता है ना, फिर इसका एक एंड एंड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एंड आके ना वो दूसरे के साथ दोबारा अटैच कर देते हैं। इसका ये टेलोमरेज का काम होता है। अब टेलोमरेज अगर हमारे पास जो है ना ये काम ना करे, फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्टिंग होती है, डीएनए की शॉर्टिंग हो जाती है, और टेलोमरेज का काम होता है ना कि इसको दोबारा बाइंड कर देते हैं। जब दोबारा इसको बाइंड कर देते हैं ना, तो फिर ये चलता है, ये सीन दोबारा चलता है। अगर टेलोमरेज ना होता ना, तो हमारे पास जो है ना, अब फॉर एग्जांपल डीएनए इधर बना, इसकी एंडिंग हो गई, लेकिन फिर दोबारा जो है ना वो, फिर जब दोबारा डिवीजन होगी तो फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना डीएनए की एंडिंग हो गई, ठीक है ना, तो टेलोमरेज आके ना इसको एक्सटेंड कर देता है, दूसरे के साथ बाइंड कर देता है और ये एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर टेलो अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये जो डिवीजन होता, ये हो गया ना, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर स्टॉप हो गया, फिर जो है ना डिवीजन होगी दोबारा, अगर टेलोमरेज नहीं है अब, तो फिर यहाँ पे इतनी डिवीजन हो जाएगी। तो वक्त के साथ साथ जो डीएनए होगा ना वो शार्ट होता जाएगा, शार्ट होता जाएगा, और बंदा मर जाता है, क्योंकि आपके पास फिर प्रोटीन भी नहीं बनती है, ठीक है ना, रिप्लिकेशन नहीं होती है। तो कहने का मकसद ये है ना कि जो टेलोमरेज होता है ना वो जरूरी है, क्योंकि अगर एंडिंग हो जाती है ना, तो ये दोबारा आके इसके साथ ऐड कर देता है डीएनए को, और वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक हो गया। अब अगर टेलोमरेज नहीं है, तो फिर ये तो वक्त के साथ साथ जो डीएनए वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए टेलोमरेज का होना जरूरी है, एक एंजाइम है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो 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 डीएनए की जो एंड होती है ना, उसको हमारे पास ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और एक इनको कैरी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बीमारी है हमारे पास, और हाँ, स्पेशली कैंसर में जो है ना हमारे पास जो टेलोमरेज की जो एक्टिविटीज होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये देखिए ना इसको एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दूं ना, तो इसका मतलब ये है कि कैंसर हो जाएगा। अब कैंसर में हमारे पास टेलोमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हमारे पास एक जेनेटिक मसला है कि उसमें हमारे पास जो टेलोमरेज होता है ना उसकी ये एक्टिविटीज कम हो जाती है, वो आके ये फिर एक्सटेंड नहीं कर सकता है, एक्सटेंड नहीं कर सकता है, डीएनए जो है ना उसकी एंडिंग इतनी कम हो जाती है, कम हो जाती है, और लास्ट में आके ना बहुत कम हो जाती है, और उस जेनेटिक मसले को हम कहते हैं प्रोजेरिया। ये ये प्रीमेच्योर एजिंग होती है, जिसमें हमारे पास जो टेलोमरेज की जो एक्टिविटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और इसको कहते हैं प्रोजेरिया। और ये पेशेंट है, ये आप लोगों ने देखा होगा, इस ये जो होता है ना वो प्रीमेच्योर एजिंग होती है, ये पेशेंट जो है ना वो 10 महीनों का होगा, या मतलब 10 साल का होगा, लेकिन वो देखेगा 60 साल और 70 साल और 80 साल तक, ऐसे मतलब आपको देखने में मिलेगा। है उसका जो एग्जैक्ट एज होगा ना वो 8 साल या 10 साल होगा, लेकिन लुक लाइक 80 ईयर्स और 90 ईयर्स ओल्ड, होगा 10 साल का, लेकिन उसकी जो आप वो देखेंगे फेस स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे आप, बुढ़ा लगता हाँ, आप कहेंगे कि यार ये तो 80 साल का है। और इसी वजह से जो है ना एक पे फेसबुक पे मैं एक पोस्ट देख रहा था,
तो उसमें भी एक लोगों ने ना इसी प्रोजीरिया का पेशेंट का जो है ना वो फोटो शेयर किया था, और नीचे लिखा हुआ था कि बस दुनिया जो है ना वो खत्म होने वाली है। ये देखे जो है ना बुढ़ा जो है ना वो, मतलब वो ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल ज़ईफ लग रहा था वो बच्चा। हालांकि उसको तो पता नहीं था ना कि यार ये तो एक बीमारी है, एक जेनेटिक मसला है। तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल बुढ़ा लग रहा था। और कह रहे थे कि यार बातें कर रहा था और ये सारी चीजें, पता नहीं वल्लाह वालिम कि बातें कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने ये इस तरह शेयर किया था। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है ना कि ये बेसिकली एक जेनेटिक मसला होता है कि इसमें टेलोमरेज जो होता है ना उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिविटी और टेलोमरेज का हमने पढ़ा है कि ये जो होता है ना हमारे पास जो एंडिंग होती है डीएनए का, उनको जो है ना कैरी ऑन कर देता है। अगर इसको कैरी ऑन ना करे ना तो वक्त के साथ डीएनए जो है ना वो कम होता जाएगा। इसी वजह से जो है ना इंसान जो है ना वो बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है ना वो डीएनए थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। हम बूढ़े क्यों होते हैं, इंसान बूढ़े क्यों होते हैं 60 70 80 साल में जो है ना वो सारी चीजें जो है ना आपका स्कैन और आपकी ये चीजें खत्म हो जाती है। वो बेसिकली वो यही वजह है ना कि जो टेलोमरेज है ना उसकी धीरे धीरे एक्टिविटी जो है ना वो कम होती जाती है। ठीक है। तो जब ये कम होती जाती है और बंदा जो है ना वो इसी तरीके, और कैंसर में टेलोमरेज की एक्टिविटी जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक से दो में फिर चार, और इसी तरीके से आठ और 16 और 32, और इसी तरीके से आपके सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें टेलोमरेज की जो एक्टिविटीज है ना वो जो कैरी ऑन है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्रोजेरिया में जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, उसको कैरी नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी जो है ना हम कल करेंगे।